हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 अध्याय फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। इस यूनिट में से आपका 3 अंक का आना है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठोस को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। तो ठोस सॉलिड के बारे में हमें देखना है। तो सभी बच्चे जानते हैं ठोस क्या होता है। अणुओं के बीच की औसत दूरी नियत होने के कारण ही प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित आकार व आकृति होती है, ठोस कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसके अणु जितने पास पास होते हैं वह वस्तु उतनी ही अधिक ठोस होती है। ठीक, उदाहरण के तौर पर हो जाएगा पत्थर, लकड़ी आदि। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्यास्थ वस्तु तथा प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है? प्रत्यास्थ वस्तु वह वस्तु है या होती है जिस पर विरूपक बल मतलब होते हैं बाह्य बल जो हम लगाते हैं। ठीक, बाह्य बल लगाए जाने पर उस वस्तु की विकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन हो जाता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार की वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। जैसे कि स्प्रिंग वगैरह उसको खींचेंगे, यानी उस पर हमने बाह्य विरूपक बल लगाया तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, जैसे ही छोड़ेंगे तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक, या फिर कोई इलास्टिक ले ली, उसको हमने खींचा तो क्या हो गई, थोड़ी लंबी हो गई, जैसे हमने छोड़ा तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाती हैं वस्तुएं, क्या कहलाती हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे उदाहरण दिया है स्प्रिंग, रबर आदि। ठीक, फिर इसके बाद आता है प्रत्यास्थता। तो ये प्रत्यास्थता एक गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर लगाए गए विरूपक बल या बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो खींचने पर हम जो बल लगा रहे हैं तो इसमें जो उत्पन्न परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का क्या एक बल विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है नोट में लिखेंगे विरूपक बल। जो विरूपक बल है वो विकृति कैसे होता है? समानुपाती। यानी जितना ज़्यादा बल लगाएंगे किसी वस्तु खींचने में उतनी ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। ठीक, और जितना कम बल करेंगे उतनी की लंबाई उतनी ही कम होती जाएगी, तो ध्यान रखना। इसके बाद फिर आता है प्लास्टिक वस्तुएं। तो प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्लास्टिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वे अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाती। प्रत्यास्थ वस्तुएं वापस आ रही थीं लेकिन ये वापस नहीं आ पाती, प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, ध्यान रखना। उदाहरण करके लिख सकते हैं मोमबत्ती, गीली मिट्टी, इनको हम दबाते हैं तो ये जैसे दबाते हैं वैसे ही रह जाती हैं। ठीक, साबुन या शीशा। ठीक, तो दबाने पर ये अपनी ही एक ही अवस्था बनी रहेंगी, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएंगी, तो ये क्या कहलाएंगी? प्लास्टिक वस्तुएं। फिर इसके बाद में आता है प्रत्यास्थ वस्तु और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर। तो प्लास्टिक वस्तु और प्रत्यास्थ वस्तुओं में अंतर लिखेंगे तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे। ये वे वस्तुएं हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन तो हो जाता है तथा बल हटा लेंगे तो फिर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगी। लेकिन प्लास्टिक वस्तुओं पर ऐसा कुछ नहीं होता, यानी इनमें बल लगाएंगे तो उनमें परिवर्तन तो हो जाएगा लेकिन वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती। ठीक, ध्यान रखना। कौन सी अवस्था में नहीं आ पाती? प्रारंभिक अवस्था में। तो प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद जो प्रत्यास्थ वस्तुएं उनमें होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, लेकिन इसमें जो प्लास्टिक वस्तुएं हैं उनमें होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है। फिर इसके बाद में आता है, उदाहरण के तौर पर लिख देंगे स्प्रिंग, रबर आदि प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। गीली मिट्टी, मोम आदि
सॉरी ये प्रत्यास्थ वस्तुएं और ये प्लास्टिक वस्तुएं हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक और नोट आता है कि क्वार्ट्ज, लोहा, सोना सभी क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं, प्रत्यास्थ। फिर आता है इसके बाद भंगुर वस्तु। तो भंगुर वस्तु का मतलब होता है टूट जाना, ठीक। भंगुर का मतलब टूट जाना। तो भंगुर वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर वे कई भागों में टूट जाती हैं, भंगर वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण कांच, चौक, मिट्टी के बर्तन आदि, ठीक, क्या होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। फिर आता है अंतराण्विक बल। क्या आता है, अंतराण्विक बल। तो अंतराण्विक बल को परिभाषित करना है तो अंतराण्विक बल क्या है, किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाले या कार्य करने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। उन अणुओं के बीच की दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं, ठीक। दो अणु हैं, इनके बीच में कोई बल लग रहा तो अंतराण्विक बल, और दूरी है तो अंतराण्विक दूरी है। फिर इसके बाद आती है प्रत्यास्थता की सीमा, मतलब किसी वस्तु की सीमा कहाँ तक है, किस तक उसे खींचा जा सकता है। तो विरूपक बल के कारण उस वस्तु पर लगने वाले बल के उस अधिकतम मान को, जिससे अधिक बल लगाने पर उस वस्तु में प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है। यदि कोई स्प्रिंग है, उसको हम खींच रहे हैं, एक सीमा तक खींच सकते हैं, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा खींचेंगे तो उसमें विरूपक बल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रत्यास्थता का समाप्त गुण होगा, उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी, वो वस्तु टूट सकती है, ठीक। तो जहाँ तक उसे खींचा जा सकता है वहीं तक उसकी सीमा कहलाएगी। उसके बाद जैसे खींचेंगे तो वो आप क्या हो सकती है, टूट सकती है, ठीक। फिर इसके बाद में आता है सुघट्यता। तो सुघट्यता क्या है, प्लास्टिक वस्तुओं में उत्पन्न है, ठीक। तो सुघट्यता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता, बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता, क्या कहलाता है, स्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी, और यह विरोध नहीं करता, ठीक, सुघट्यता कहलाता है। फिर आता है इसका प्रतिबल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिबल, प्रति यानी विपरीत बल, ठीक। तो वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल क्या होता है, जो विपरीत दिशा में किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक। क्या लिखेंगे, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लगने वाला बाह्य बल F है तो प्रत्यानयन बल का परिमाण भी F होगा। फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रतिबल बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर F बटा ए, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र निकालेंगे तो F अपॉन ए mL/-2 होता है बल का विमीय सूत्र, और L स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। L स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह माइनस होने के कारण घट जाएंगे, तो mL-1 T-2 हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल। इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु पर बाह्य बल किस प्रकार लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबल का प्रथम प्रकार है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, फिर अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल, ठीक। तो सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में देखते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जबकि बाह्य बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश, कोई वस्तु है उसकी लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जिससे वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। अनुदैर्ध्य आए तो समझ जाना लंबाई की बात चल रही है, लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, ठीक। जब किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। फिर इसके बाद आता है अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल क्या है, जब कि बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए, किसके, पृष्ठ के लंबवत, जिससे वस्तु का आयतन बदलता है, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु के लंबवत, कोई वस्तु है इसके लंबवत बल लगाएंगे तो इसके आयतन में परिवर्तन होगा। जब आयतन में परिवर्तन हो तो समझ जाना अभिलंब प्रतिबल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अपरूपण। नंबर 3 आ जाएगा अपरूपण। 3 नंबर
अपरूपण प्रतिबल। तो जबकि बाह्य बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय होता है तथा जिस पृष्ठ पर बल लगाया जाता है उसके विपरीत पृष्ठ को स्थिर रखा जाता है, जिससे वस्तु की आकृति बदल जाती है, अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए इसका जो डायग्राम है, अपरूपण प्रतिबल में क्या होता है, जब हम आकृति में कोई बल लगा रहे हैं तो इसका जो आधार दिख रहा है, ये वाला आधार, जो नीचे का हिस्सा ये स्थिर है, देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से हमने वस्तु को यहाँ की ओर धका दिया है। जब यहाँ को धकाया, देखो नई आकृति दिख रही है डेड डैश करके। तो ये लिखा है अपरूपण में कि जब किसी वस्तु में बल लगाया जाता है तो ऊपर के हिस्से में बल लगाएंगे तो नीचे का हिस्सा स्थिर रखेंगे, ये वाला भाग, और स्थिर रखेंगे तो ऊपर का हिस्सा बदल जाएगा, आकृति बदल गई, लेकिन नीचे का भाग स्थिर रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, अपरूपण प्रतिबल। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है विकृति। विकृति को परिभाषित करना है तो इसके प्रकार भी लिखना है। तो विकृति क्या है, वस्तु की विमा, विमा को भुजा बोलते हैं, वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक लंबाई, आयतन व आकृति में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति बराबर होता है विमा। अब विमा में लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद विकृति के आते हैं प्रकार। तो वस्तु पर लगाए गए बल के अनुसार विकृति 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति, यदि बाहरी बल को लंबाई की दिशा में ही लगाया जाए तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, या रेखीय विकृति। अनुदैर्ध्य आ गया, समझ जाओ लंबाई की बात चल रही है। ठीक, यदि तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई L, और यदि उस पर बल लगाया जाए तो उस तार की लंबाई में वृद्धि हो गई स्मॉल l। ठीक, यदि कोई तार था L लंबाई को, उसमें हम खींचा तो इतना और बढ़ गया, यानी इसकी स्मॉल l लंबाई में वृद्धि हो गई। तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, क्या हो जाएगा, स्मॉल l बटा कैपिटल L। ठीक, फिर आता है इसके बाद अपरूपण विकृति, आयतन विकृति या अभिलंब विकृति बोल सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उसके पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए तो उस वस्तु के आयतन में, अभी बताया था आयतन या अभिलंब, तो आयतन में परिवर्तन होता है, वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन भी तथा बल लगाने पर, दाब बढ़ाने पर उसका आयतन घटकर -b रह जाता है, अर्थात जितना परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इतना परिवर्तन हो जाता है, तो आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, या -b बटा b। ठीक, ये परिवर्तन हो गया, ये प्रारंभिक आयतन था। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपरूपण। तो अपरूपण क्या है, 2 समांतर पृष्ठों के बीच कोणीय विस्थापन को अपरूपण कहते हैं। ये इस प्रकार भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए तार को मोड़ने या गेंद को पिचकाने में अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। यह विकृति केवल ठोस पदार्थों में ही उत्पन्न होती है। अपरूपण विकृति बराबर 2 पृष्ठों पर आपेक्षिक विस्थापन बटे पृष्ठों के बीच की दूरी। फिर इसके बाद यह डायग्राम डबल से बनाना है इसी में। ठीक, फिर इसके बाद आता है कुछ नोट हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है। कैसी? विमाहीन व मात्रकहीन राशि है, ध्यान रखना विकृति। और किसी वस्तु को दाब बढ़ाने पर उस वस्तु का आयतन घट जाता है। यदि किसी वस्तु पर दाब बढ़ाएंगे तो उस वस्तु का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विकृति ठोस व द्रवों में कम जबकि गैसों में बहुत अधिक होती है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।